this electrolytic solution is replaced by 1 mole H2SO4 having resistance 20. Saturated solution मतलब मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता था उतना हो गया है। तो आप याद करो उस केस में हम करते थे लैम्डा एम का फॉर्मूला होता था 1000 K by m, तो हम बोलते हैं कि भाई मैक्सिमम जब डाइल्यूशन हो चुका है तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम डिसॉल्व होगा और उसकी मोलैरिटी हमने क्या मान ली, ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो जिंक और कॉपर से बनता है उसका नाम क्या है, डैनियल सेल। कंडक्टिविटी कितनी आई थी 200। अब इनके लैम्डा नॉट दिए हुए हैं, लैम्डा नॉट यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपसे क्या पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CH3COH पूछा है। मतलब आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले वैल्यूज दी हुई है, आपको ये हेल्प, इसकी हेल्प से आपको बताना है कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, कैप एम बाय कैप एम नॉट, है ना। तो अल्फा निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ कैप एम बाय कैप एम नॉट। तो कैप एम हमने कितना निकाला है 200, कैप एम नॉट कैसे निकलेगा, आपको देखो CH3COH का निकालना है ना, तो आपको ये 3 डेटा दे रखे हैं। एक तो आपको NaCl का कैप एम नॉट दिया हुआ है, कितना मेरे को बताते जाओ, कैप एम नॉट ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है, देखो 115 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैप एम नॉट ऑफ CH3CONa ये कितना दिया हुआ है 90, और कैप एम नॉट ऑफ HCl कितना दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से अगर मेरे को CH3COH निकालना है तो देखो मेरे को CH3CO नेगेटिव चाहिए, H प्लस चाहिए, ये मतलब Cl माइनस और Na प्लस मेरे को हटाना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, माइनस। यानी इसकी हेल्प से जब कैप एम नॉट निकालूंगी CH3COH का, तो वो कितना आ जाएगा 90 प्लस 425 माइनस 115 कितना आ जाएगा 400। 400 यानी कैप एम नॉट की वैल्यू हो गई 400, यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5, 50% तो अल्फा आया है। अभी हमें क्या निकालना है, के ए किसके बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर, तो सी, हाँ अपॉन 1 माइनस अल्फा हम जनरली इग्नोर कर देते हैं टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। पर हाँ अगर एग्जैक्ट निकालना होगा तो 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे क्योंकि अल्फा अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। लेकिन इजियर कैलकुलेशन के लिए हम इग्नोर अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कितनी है, देखो अभी लिखी थी आपने, मोल लिखे थे 1, वॉल्यूम 20, तो मोल अपॉन वॉल्यूम किया तो आपको क्या मिल गई कंसंट्रेशन, और अल्फा हो गया 0.5 और इसका स्क्वायर। बताओ इसको सॉल्व करके के कितना है 0.0125 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई के की वैल्यू। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमने निकाल लिया, 8th वाला भी हो गया 0.0125। अब इस पे आओ, ग्राफ, ग्राफ दिख रहे हैं, किसके बीच में ग्राफ है, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी। अब आप देखो ध्यान से, ए बी सी ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग, और डी वाला ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन कौन से है, इन चार की बात हो रही है ना, CH3COH है वीक और बाकी सारे हैं स्ट्रॉन्ग। तो बड़ा सिंपल है, कैप एम नॉट सबसे ज्यादा किसका है, तो इसका मतलब ए वाला ग्राफ किसका होगा, उसके बाद NaCl, तो बी किसका ग्राफ होगा NaCl, ये HCl का है, ये NaCl का है, फिर उससे कम कैप एम नॉट सी का, यानी CH3CONa, और जो वीक वाला है वो डी का होगा। बोलो, इजी है, ठीक है। तो ये हो गए इसके 9 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सॉल्यूशन है, अब आपसे आगे क्या पूछा हुआ है, 10वां क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा 10वां पहले ही हो गया था, ये रहा 10, 11, 12, 13, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 14 पे। 14, अब इसी सॉल्यूशन में पहले तो एसिडिक एसिड था ना, अब बोला है कि दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय 1 मोल H2SO4 हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम। बदल दिया सॉल्यूशन, H2SO4 डाल दिया
और इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। आपको फिर से क्या निकालना है, लैम्डा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी। बताओ कैसे निकालोगे? लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 k/m, और अब k आपको वापस निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ जी स्टार। बताओ कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी 1/20, और जी स्टार वही सेम, एल की वैल्यू है 100 और एरिया है 200, कितना आ गया, 1/40। ठीक है, और अब आपने लैम्डा एम निकाला, लैम्डा एम इज इक्वल टू हो गया 1000 k/m। फॉर्मूला हम कैसे डिसाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूनिट। सेंटीमीटर इनवर्स में है हमारा ये, है ना, हमने ये लेंथ सेंटीमीटर में ली थी, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1000 k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/40, और m की वैल्यू, मोलैरिटी अगेन मोल्स, 1 मोल H2SO4 है, और वॉल्यूम अभी अभी निकाला था 20 लीटर, कितना आएगा, 500। ये आ गया 500 साइमन। बताओ यूनिट, साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। अब इसकी हेल्प से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, वो कैसे आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लैम्डा एम बाय लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, एन फैक्टर, और H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, 2। तो लैम्डा एम आपने निकाला 500, लैम्डा इक्विवेलेंट आपको निकालना है, और H2SO4 का एन फैक्टर हो गया 2, तो यहाँ से लैम्डा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, ये हो गया 15। अब इसके बाद बढ़ते हैं, फिर से मैंने डाइल्यूशन किया, तो बताओ कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीजेस। रीजन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। रीजन, अल्फा बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका कहाँ तक, 19 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20। If this electrolyte is replaced by saturated solution of sparingly soluble salt Ag3PO4, किया था हमने, क्या किया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता था उतना हो गया है। तो आप याद करो, उस केस में हम करते थे, लैम्डा एम का फॉर्मूला होता था 1000 k/m, तो हम बोलते हैं कि भाई मैक्सिमम जब डाइल्यूशन हो चुका है, तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम डिसॉल्व होगा, और उसकी मोलैरिटी हमने क्या मान ली, एस। ये एस हमने निकालना है, और एस की हेल्प से हमें, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यूनिट। इसकी अगर आप यूनिट देखो ध्यान से, तो ये लैम्डा एम नॉट जो आपको दे रखे हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, और जो आपको कप्पा दिया हुआ है वो मीटर इनवर्स में दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इस कंडक्टिविटी को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये है 3 × 10⁻⁶ अपॉन ओम मीटर, है ना, इसको मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। बताओ क्या ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा, तो यानी ये हो गया 3 × 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया 1000, कंडक्टिविटी हो गई 3 × 10⁻⁸ अपॉन एस, और लैम्डा एम नॉट निकालना पड़ेगा। लैम्डा एम नॉट कैसे निकालेंगे, ये है Ag3PO4 which is composed of 3Ag plus and PO4 3 minus। तो आपको Ag प्लस का दिया हुआ है और PO4 3 माइनस का दिया हुआ है, तो Ag प्लस को तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका हो गया 120, तो टोटल कितना आ गया, वो 300 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 300 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 3 × 10⁻⁸ अपॉन एस। तो यहाँ से एस कितना आ गया, एस आ गया 10⁻⁻7। लेकिन इतना ही नहीं पूछा था, क्या पूछा है, KSP। तो बताओ Ag3PO4 क्या, कैसा सॉल्ट है, मतलब किस टाइप का है,
A3B टाइप का है, तो A3B टाइप सॉल्ट का जो KSP होता है वो किसके बराबर होता है? 27 s की पावर 4। तो ये हो गया 27, s की वैल्यू हो गई 10 की पावर -7 और इसका पावर 4। तो कितना आंसर आ गया? 27 इंटू 10 की पावर माइनस। क्लियर है सबको? इसमें सब कुछ आ गया जो हमने कंडक्टिविटी वाला पार्ट पढ़ा था लास्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हमने वही पढ़ा था ना जब चैप्टर पढ़ा था, तो इसको करना शुरू करते हैं। तो देखो, आपको ये ई नॉट दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम मतलब SRP दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक 2+ से जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर 2+ से कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल। Ag से Ag+, ये ऑक्सीडेशन दे दिया, तो इसको भी हम रिडक्शन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, पहला सवाल, ई नॉट सेल निकालो किसका? फॉर कंप्लीट सेल जो किससे बना है? जिंक और सिल्वर से, मतलब जिंक से जिंक सल्फेट जा रहा है एनोड पर और कैथोड पे कौन है? सिल्वर। तो इसका ई नॉट सेल निकालना है। एनोड पे जिंक जा रहा है जिंक 2+ में, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका क्या ले लेते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है? Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? 2 सिल्वर। ठीक है, तो आप ई नॉट सेल कैसे निकाल सकते हो? एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो कैथोड यानी सिल्वर का SRP कितना है? 0.8 माइनस एनोड यानी जिंक, जिंक का SRP कितना है? -0.7। कितना आ गया? 1.56। तो पहला आंसर आ गया हमारा, ई नॉट सेल कितना हो गया? 1.56 वोल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि अगर जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.1 हो जाए और AgNO3 की कंसंट्रेशन भी 0.1 हो जाए तो ई सेल कितना होगा? तो क्या लगाएंगे इसके लिए? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन की वैल्यू, जितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है वो लेते हैं, लॉग प्रोडक्ट में कौन है? जिंक 2+, सिल्वर तो सॉलिड है उसको तो लेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 अपॉन Ag+ का स्क्वायर। ठीक है, तो ई नॉट सेल अभी हमने निकाला पिछले पार्ट में कितना? 1.56 माइनस 0.06 मान लेते हैं इसको। जिंक +2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 और Ag+ की कितनी है? 0.1, लेकिन इसका क्या आएगा? स्क्वायर। तो नेट एक 0.1 नीचे बच जाएगा, यानी log 10 हो जाएगा। log 10 यानी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.56 माइनस 0.03, है ना? तो आंसर कितना हो गया? 1.53 वोल्ट, यानी हमारा सेकंड का आंसर हो गया 1.53 वोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि इसी सेल में जिंक हाफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। सेम सेल में जिंक की जगह क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। ऐसा सॉल्यूशन डाला जिसका पीएच कितना है? 2 और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है? 0.1 एटमॉस्फेयर। तो हमें ई सेल निकालना है, तो सेल बदल गया। वापस एनोड कैथोड वाली रिएक्शन लिख देते हैं। एनोड एनोड पे था जिंक, उसकी जगह क्या आ गया? हाइड्रोजन। यानी कौन सी रिएक्शन होगी? H2 गैस किस में जाएगा? 2H+ एक्वस लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है? 0, IUPAC अज्यूम्ड। फिर उसके बाद कैथोड, कैथोड पे तो वही सिल्वर ही है, बोलो। तो ये बन गया सिल्वर सॉलिड। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 0.8 वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड करके लिख दूं अगर, तो क्या आ जाएगा? H2 गैस प्लस 2Ag+ aqueous gives 2H+ aqueous प्लस 2 सिल्वर सॉलिड। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा? 0.8। ऐड कर देते हैं ना दोनों को।
ठीक है, आप एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय 2 लॉग ऑफ, बताओ प्रोडक्ट में क्या आएगा, H प्लस का स्क्वायर, सिल्वर तो सॉलिड है, अपॉन H2 गैस है तो प्रेशर ऑफ H2 इंटू Ag प्लस का स्क्वायर। ठीक है, ई नॉट सेल कितना है 0.8 माइनस 0.03 लिख दो इसको, लॉग, अब पीएच आपको 2 दिया हुआ है, मतलब H प्लस कितना है 10 की पावर -2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया हुआ है 0.1 यानी 10 की पावर -1 और Ag प्लस की कंसंट्रेशन तो वही पहले वाली है, कितनी 0.1, तो ये भी कितना हो गया 10 की पावर -1 का स्क्वायर। तो आप देखो ऊपर है 10 की पावर -4 और नीचे -3, तो क्या रह जाएगा 10 की पावर -1 रह जाएगा, 10 की पावर -1 का लॉग लोगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस, तो 0.8 प्लस 0.03 कितना आ गया 0.83 वोल्ट। कोई तकलीफ, तो इसका आंसर हो गया 0.83 वोल्ट। फोर्थ पार्ट, डेल्टा जी नॉट निकालना है इन किलो जूल एंड के इक्विलिब्रियम फॉर सिंपल रिएक्शन, मतलब इसी रिएक्शन जो अभी हमने दिया था ना ये जिंक और सिल्वर का सेल, इसका आपको क्या निकालना है डेल्टा जी नॉट, ई नॉट आपके पास है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला माइनस एन एफ इंटू ई नॉट, एन की वैल्यू बताओ क्या लोगे, दो, जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो एन की वैल्यू हो गई 2, फैराडे किसके बराबर 96500 और ई नॉट सेल कितना है 1.56, इससे जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में आएगा, बताओ क्या आ रहा है, करो करो कैलकुलेट, कितना 291720 जूल, यही आ रहा है सबका, बाकी लोग, तो ये तो जूल में आया, किलो जूल में पूछा है उसने, तो कितना हो जाएगा 291 किलो जूल के आसपास, 301 किलो जूल, हाँ, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 301 ये जूल में आएगा, तो अगर मेरे को किलो जूल में चाहिए तो 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली -301 किलो जूल आता है, बताओ इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, तो इस पेज पे 4 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, which will be the strongest reducing agent and oxidizing agent respectively, अगर हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एसआरपी के मोस्ट नेगेटिव से मोस्ट पॉजिटिव में लगाएं तो बताओ सबसे ऊपर कौन आएगा, एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन कॉपर और लास्ट में आएगा सिल्वर, क्योंकि इसका एसआरपी कितना है +0.8, वापस लिख दूं ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी कितना है +0.8, है ना, तो इस सीरीज के हिसाब से जो जितना ऊपर होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो जितना नीचे होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो पूछा है पहले रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे ऊपर कौन है एल्यूमिनियम, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजी या एजी प्लस, एजी प्लस, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा रिड्यूस, और रिड्यूस तभी होगा ना जब वो एजी प्लस की फॉर्म में, ठीक है, तो सिल्वर नहीं आएगा, क्या आएगा सिल्वर प्लस आयनाइज फॉर्म में लिखा है, ये हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट, which metal will evolve hydrogen gas from dilute acidic solution, जो हमारी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाए करते हैं, मतलब जिनका एसआरपी नेगेटिव होता है ना, तो एसआरपी नेगेटिव देख रहे हो आप, इन दोनों का ही है सिर्फ, इन दोनों के एसआरपी तो क्या है पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम एंड जिंक, ठीक है, फिर उसके बाद सेवेंथ, विल दिस रेडॉक्स रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, कौन सी, एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस कॉपर गिव्स एल्यूमिनियम प्लस कॉपर 2 प्लस, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी,
हाँ, क्योंकि इस सीरीज के हिसाब से एल्यूमिनियम ऊपर है और कॉपर नीचे है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और कॉपर का रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। तो इसका मतलब ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। लेकिन जो भी है, मान लो ये हो रही है, तो उसका ई नॉट सेल निकालना है, कितना आएगा, निकालो। एल्यूमिनियम 3+ से जा रहा है एल्यूमिनियम में और कॉपर जा रहा है कॉपर 2+ में। इसी रिएक्शन को मानते हुए देखो, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या है आपका एनोड और एल्यूमिनियम क्या है कैथोड। तो हम ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? हाँ, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। कैथोड पे कौन है? एल्यूमिनियम, उसका एसआरपी कितना दिया हुआ है? -1.66 माइनस एसआरपी एनोड। एनोड पे कौन है? कॉपर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34। तो ये कितना आ गया? -2 वोल्ट। और हमने बात करी भी है कि ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आ जाए तो उससे भी प्रूव हो जाता है कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब ई नॉट सेल पता चल गया तो डेल्टा जी नॉट क्या जाएगा? डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट होता है -NF इंटू ई नॉट सेल। एन की वैल्यू बताओ क्या लेंगे? यस, क्या बोले, बैलेंस तो करनी है ना, रेडॉक्स रिएक्शन है तो बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 6। उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। कैथोड पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक एल्यूमिनियम 3+ तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना एल्यूमिनियम बनाने के लिए, तो दो मिलके कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 6। और एनोड पे कॉपर जा रहा है कॉपर 2+ में, तो एक कॉपर दो का लॉस कर रहा है, तो तीन मिलके 6 का लॉस कर देंगे। तो यानी अगर मैं इसको बैलेंस करूंगी तो इसका एन कितना आएगा? 6। तो -6 फैराडे हो गया 96500, और ई नॉट सेल हमने निकाला -2। कितना आ रहा है? 11 किलो जूल। तो ये आंसर जूल में आएगा, फिर 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल में आएगा। तो आप देख लो डेल्टा जी भी क्या आ गया? पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है बात सबको? कितने क्वेश्चन हो गए? 9। फिर से डेटा तो सेम है। अब क्या बोला? बाय कंबाइनिंग टू हाफ सेल बी एंड सी, बी और सी को कंबाइन किया, in which zinc sulfate is used as an electrolyte in B and copper sulfate is used as an electrolyte in C। मतलब दो हाफ सेल लिए, एक जिंक का और एक कॉपर का, एक में जिंक सल्फेट एक में कॉपर सल्फेट। तो अगर ऐसा सेटअप होता है तो उस सेल का नाम क्या होता है? डैनियल सेल। पता ना सबको? ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो जिंक और कॉपर से बनता है उसका नाम क्या है? डैनियल सेल। ये 10th का आंसर हो गया। अब इसका ई नॉट सेल बताना है। याद ही है तो, है ना? तो ई नॉट सेल हम कैसे निकालेंगे? एसआरपी ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है? कॉपर, माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एनोड कौन है? जिंक। कॉपर का एसआरपी कितना दिया हुआ है? 0.34 माइनस जिंक का कितना दिया हुआ है? -0.76। तो इसको ऐड करा, कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। ये 11th का आंसर हो गया। फिर 12th वाले में क्या बोला है? विच डिवाइस इज यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल्स? करेक्ट, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो पाती है, सर्किट कंप्लीट करता है। 13th, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट। हाँ, तो याद करो, जिंक एनोड था, कॉपर कैथोड था। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता था, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते थे और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। तो करंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा, फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ठीक है। 14th, effect on mass of zinc electrode and copper electrode respectively during work। हाँ, तो जिंक डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में जाता है तो जिंक का मास तो कम होता है, और कॉपर के रॉड पे कॉपर और डिपॉजिट होता जाता है तो मास बढ़ जाता है। तो इफेक्ट ऑन मास ऑफ जिंक एंड कॉपर रिस्पेक्टिवली, यानी जिंक पहले क्या लिखूंगी? डिक्रीजेस, एंड कॉपर क्या है? इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। उसी सीक्वेंस में बताना है जिसमें पूछा हुआ है। फिर 15th, 15th में क्या बोला है?
बाय बी, बी यानी जिंक 2+, इफ वी मेक कंसंट्रेशन सेल। अब सिर्फ बी को यूज करके, मतलब जिंक को यूज करके मैंने कंसंट्रेशन सेल बनाया। कैथोड साइड पर जो जिंक का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन आपको बता दी जिंक 2+ की 0.01, और एनोड की बता दी 0.1। तो बताओ ई नॉट सेल कितना होगा? 0। ई सेल पूछता तो नर्स्ट इक्वेशन लगाते। क्या पूछा है? ई नॉट सेल, और कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट हमेशा क्या होता है? 0। बाकी आपको ई सेल भी पूछा जाए तो भी निकाल सकते हो। नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, जिंक 2+ की कंसंट्रेशन एट, ऊपर क्या लोगे? एनोड, और नीचे क्या लोगे? कैथोड। ये दोनों कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, वो आप पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये ऐसा दिख रहा है कुछ। अब आपको याद हो तो हमने 3 पार्ट में ही पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। पहले में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरे में इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और तीसरे में कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस, जिसके अंदर कंडक्टेंस वाला पार्ट हमने कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट कर लिया। उसमें सारे सेल आ गए, कंसंट्रेशन सेल भी आ गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आ गया, सब आ गया, है ना। लास्ट पार्ट क्या बचा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी टुकड़ों में करना शुरू करते हैं। तो देखो ये सॉल्यूशन है आपके पास। आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया एक्वस H2SO4 का यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब इनका कोई रोल नहीं है। तो H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तो आपको बताना है कि कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब भी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो कैथोड पे क्या बनता है? H2, और एनोड पे क्या मिलता है? O2 गैस। ठीक है, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे? नो इफेक्ट। H+ और OH- तो चले गए ना, पीएच चेंज करने वाले तो उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया H2 और O2। समझ रहे हो? तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। फिर आगे, इफ 9.65 एम्पियर करंट पास फॉर 2 मिनट्स, तो आपको बताना है मास ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड इन मिलीग्राम। इतना करंट अगर हम 2 मिनट्स के लिए पास करें तो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास कितना होगा मिलीग्राम्स में, आपको बताना है। कैसे करेंगे? आपको पता है कैथोड पे बनता क्या? H2। तो हमने याद किया हुआ है कि 2 फैराडे से 1 मोल H2 बनता है ना। तो 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम से 1 मोल H2 यानी 2 ग्राम H2 बनता है। और करंट हो कितना पास रहा है, मतलब चार्ज कितना पास हो रहा है। यहाँ पे मैंने चार्ज लिखा है ना, तो यहाँ पे भी क्या लिखना है? चार्ज 9.65 एम्पियर, 2 इंटू 60, मतलब आई इंटू टी लगाया मैंने। तो अगर हम इतना चार्ज पास करेंगे तो कितना H2 डिपॉजिट होगा? तो क्या आ जाएगा? 2/2 इंटू 96500 इंटू 9.65 इंटू 2 इंटू 60, कितना आएगा? 12 मिलीग्राम। 12 इंटू 10⁻³ ग्राम आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 mg। तो यानी फोर्थ का आंसर क्या हो गया? 12 mg। ठीक है, फिर फिफ्थ में पूछा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी जेड। जेड कैसे निकालते हैं? E/96500, हाँ या ना? अब एनोड पे बना कौन है? O2। और O2 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। O2 का मोलर मास कितना होता है? 32। O2 का एन फैक्टर कितना होता है? 4। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8/9650। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट, सिक्स नहीं, थर्ड रह गया था हमारा, थर्ड भी कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एनोड एट एसटीपी। लीटर में आपको वॉल्यूम बताना है जो एसटीपी पे इवॉल्व हुआ। एनोड पे, एनोड पे कौन बना था? O2। तो O2 का कितना वॉल्यूम आएगा इससे चार्ज? बताओ O2 का एन फैक्टर कितना होता है? 4।
तो 4 मतलब 4 फैराडे से 1 मोल O2 आता है, और एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर O2 आता है 4 फैराडे से। 4 फैराडे यानी कितने कूलम? 4 इंटू 96500 कूलम। ठीक है, और कितना कितना चार्ज पास किया है? 9.65 इंटू 2 इंटू 60। इतना चार्ज पास करने पर कितना वॉल्यूम? तो 22.4 बाय 4 इंटू 96500 इंटू 9.65 इंटू 2 इंटू 60, कितना लीटर आ रहा है? इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 67.2 लीटर। ये आपका थर्ड का आंसर। एमएल में आ रहा है? ठीक है ठीक है। हाँ, 0.96500 है ना, हाँ। तो एमएल में आएगा ये आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया? H2 का एन फैक्टर 2, O2 का एन फैक्टर 4, Cl2 का एन फैक्टर 2। तो ये 2 फैराडे से 1 मोल आता है H2 का, और 4 फैराडे से 1 मोल आता है O2 का। इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हम्म यस, एमएल में आएगा ये आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब H2SO4 का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया। तो आपको बताना है कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। बताओ। कंसंट्रेटेड लेते हैं तो कैथोड पे तो क्या मिलता है? H2 ही मिलता है, और एनोड पे क्या मिलता है? मार्शल्स एसिड, यानी H2S2O8 या S2O8 माइनस, वटेवर, है ना। फिर इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। अब H2 बन रहा है ना, मतलब H प्लस तो गया, बच कौन गया? वो H माइनस। तो H माइनस बच गया, मतलब वो पीएच को बढ़ाएगा, बेसिक करेगा, तो पीएच इंक्रीजेस। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में 2 फैराडे करंट पास किया। तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट कैथोड। कैथोड पे कौन सी गैस बनी थी? H2। तो आपको बताना है 2 फैराडे से कितना वॉल्यूम इवॉल्व होगा। तो अभी बताया 2 फैराडे से कितने मोल H2? 1 मोल। तो 2 फैराडे से 1 मोल H2 आता है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4 लीटर एट एसटीपी। क्लियर है? फिर which element goes into change in oxidation state at anode and final oxidation state आपको बतानी है। मतलब आपको बताना है कि एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या सल्फर का हुआ है क्या? H2SO4 में भी सल्फर +6 में था, और इसमें भी सल्फर +6 में ही है, मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीजन का। SO4 2 माइनस में सारे ऑक्सीजन -2 में थे, जबकि इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज आ गया, -1 में चले गए। यानी ऑक्सीजन में चेंज आया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन शो किया, और वो कहां से कहां गया? -2 से -1। क्लियर है? फिर अगला वही सेम सॉल्यूशन है। अब बोला, इफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl। अब एक्वस H2SO4 की बजाय एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl डाल दिया। तो अब आपको बताना है प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। याद करो, डाइल्यूट NaCl के केस में तो H2 और O2 आ जाता था, पर कंसंट्रेटेड है तो H2 तो कैथोड पे रहेगा ही, लेकिन एनोड पे कौन हो जाएगा? Cl2 गैस। ठीक है, फिर क्या बोला? इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। H2 बन रहा है ना, इसका मतलब H प्लस खत्म, और O2 बनता है अगर साथ में, मतलब OH माइनस भी साथ साथ जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है अगर, तो इसका मतलब OH माइनस सॉल्यूशन में बच गए। बच गए मतलब वो बेसिक कर देंगे सॉल्यूशन को, पीएच बढ़ा देंगे। क्लियर हो गई बात? अब इस सॉल्यूशन को रिप्लेस कर दिया किससे? एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स।
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब आपको बताना है सबसे पहले, ये बताओ प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिव। कॉपर का ही याद करो, ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब एनोड पे क्या बनेगा, कॉपर प्लस 2, और कैथोड पे वही कॉपर प्लस 2 डिपॉजिट हो जाता है और क्या बना लेता है, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑन मास ऑफ कैथोड, कैथोड का मास बढ़ेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। सोचो कॉपर प्लस 2 आ रहा है, वही कॉपर प्लस 2 चला जा रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बोला है, इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होने के बाद नहीं बोला, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या हो रहा है, जितना कॉपर प्लस 2 आ रहा है उतना ही कॉपर प्लस 2 चला जा रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। फिर अगला, इफेक्ट ऑन मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस। क्लियर है बात। अब हमने ये तीनों पार्ट देखो, आप खुद सोच के देखो, क्या इलेक्ट्रोलिसिस में सब कुछ कवर हो गया, सारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गए, उसके बेसिस पे हमने क्वांटिटी भी सब कुछ निकाल ली, ठीक है। अब एक पार्ट बचा विच इज सेल्स, ठीक है। अब सेल अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मेमोरी बेस्ड है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए, और जैसे ही आपको वो याद हो जाएगा आपसे ये सारा फ्लो चार्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे मान लो, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत सिंपल है कि सेल, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी में हमें दो सेल पड़े थे, ड्राई सेल और मरकरी सेल। तो जिसकी आउटपुट वोल्टेज 1.5 थी वो था ड्राई सेल या लेक्लेंचे सेल, तो आपको वो नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जिसकी आउटपुट वोल्टेज 1.35 थी वो मरकरी सेल था, वो नाम आपको यहाँ लिखना है। फिर इसके अंदर एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ये आपको खुद ही लिखना है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो चार्ट कर लोगे तो आपका ये सेल वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एकदम बढ़िया से, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। ये फ्लो चार्ट पूरा करने पर खत्म हो जाएगा एकदम ये टॉपिक, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।